हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एज मतलब उम्र और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जब बहुत सारी फैक्ट्रीज समूह में आ जाते तो इंडस्ट्री बना देती हैं। ठीक है, जैसे कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फाइबर इंडस्ट्री, स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ना। तो बहुत सारी आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री जब फैक्ट्री जब मिल जाते तो इंडस्ट्री बना देते हैं एज अ होल। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री, ये इतनी सारी ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज कब से आने लग गई, किस साल से, किस सदी से, उनकी उम्र क्या है, वो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। और ये नोट्स लिए हैं मैंने इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब बिना किसी देरी के अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। एंड बाकी सारे चैप्टर के नोट्स, बाकी सारे सब्जेक्ट के नोट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां से फ्री में डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सो बेसिकली ये वाला जो चैप्टर है वो तो आपको खुशखबरी ही, मतलब खुशखबरी देता है ये वाला चैप्टर, क्योंकि ये सिर्फ अभी इस साल में आपके सिर्फ पीरियडिक्स में आएगा। मतलब 20 मार्क्स के जो टेस्ट होंगे ना आपके, उनमें आएगा, बोर्ड के लिए नहीं आएगा। तो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा पहले कि हमारी देश जो इंडिया है उसकी इकोनॉमी के जितने भी लोग हैं वो सारे पहले खेती बाड़ी में ही थे, है ना। सभी उससे पैसा कमाते थे खेती बाड़ी से ही, कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन ये तो गलत बात है ना, किसी अगर इंसान को दूसरे वे से कमाना हो, कि किसी को तीसरे वे से कमाना हो, तो वो ऑप्शन भी होना चाहिए। जैसे आज हमारे पास काफी सारे वेज है पैसा कमाने के, लेकिन पहले सिर्फ खेती बाड़ी था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर से सीधा फैक्ट्री स्टार्ट कर दे कि जिसका मन करे वो खेती बाड़ी से कमा लो, जिसका मन करे वो फैक्ट्रीज में कुछ नया प्रोडक्ट करके कमा लो, है ना, बना के कमा लो। तो ये जो प्रोसेस है, जब इकोनॉमी एग्रीकल्चर से फैक्ट्रीज में आई, मैन्युफैक्चरिंग में आई, तो उसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द था जिसका नाम था ओरिएंट। क्या नाम था? ओरिएंट। ओरिएंट क्या होता है? आपने एक समुद्र का नाम सुना होगा जिसका नाम था मेडिटेरेनियन। ठीक है, उसके ईस्ट में, जैसे मान लो ये मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, अब मेडिटेरेनियन सी के जो ईस्ट है, ईस्ट कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ। ठीक है, ईस्ट वाले यानी कि इधर वाला जो एरिया है वो सारा एशिया कॉन्टिनेंट का है ना। एशिया कॉन्टिनेंट का जितना भी एरिया है मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? ओरिएंट। और ये जो शब्द है ये वेस्टर्न टर्म है। ठीक है, मतलब बाहर के देशों से टर्म आई है। और बोला जाता है कि एशिया बड़ा प्री मॉडर्न था, मतलब काफी मॉडर्न मॉडर्न चीजें यहाँ पर आई, ट्रेडिशनल भी और थोड़ा रहस्यमय भी है। तो ओरिएंट शब्द का मतलब ये होता है, प्रोटो मतलब किसी भी चीज की शुरुआत, बिगिनिंग, है ना। और प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि इंडस्ट्रीज आने से पहले का टाइम या फिर स्टेज कैसा था। ठीक है, तो जब इंडस्ट्रीज नहीं आई थी, जब फैक्ट्रीज नहीं होती थी, तब इंडस्ट्री मतलब सामान कैसे बनता था? लोग अपने घरों में बनाया करते थे, है ना। लोग अपने घर में बनाया करते, पहले कोई फैक्ट्री नहीं होती थी, कोई इंडस्ट्री नहीं होती थी। मतलब ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज के सेटअप होने से पहले कैसा दौर था, कैसा स्टेज था, है ना। तब जो प्रोडक्शन होती थी वो एब्सेंस ऑफ फैक्ट्रीज में होती थी। मतलब जब फैक्ट्रीज नहीं होती थी तब भी प्रोडक्शन होती थी, वो भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए। ठीक है, और वो कब कहाँ पर होती थी? घरों के अंदर होती थी, है ना। सो दिस प्रोटोलाइजेशन, प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम, ये कौन कंट्रोल करता था? मर्चेंट्स यानी कि बिजनेसमैन। या और ये क्या करते थे? जो बिजनेसमैन होते थे ना, वो जो फार्मर्स होते थे या फिर जो आर्टिसंस होते थे, जो कारीगर हुआ करते, उनको पैसे दे दिया करते थे। और पैसे देने के बाद उनको कहा करते कि अब जो है आपको प्रोडक्ट बनाना है और हम आपकी प्रोडक्ट जो है वो बाहर देशों में बेचेंगे। ठीक है, तो वो क्या करते थे? पैसे लेके अपने ही घर में बनाया करते थे और फिर मर्चेंट को या फिर बिजनेसमैन को सौंप देते थे प्रोडक्ट बना के, और फिर बिजनेसमैन जो है वो बाहर बेचता था और प्रॉफिट अपने पास रख लेता था। सो दैट वाज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे आया, मतलब इंडस्ट्रीज कब कब सेटअप होने लग गई थी? जब 17वीं और 18वीं शताब्दी आई, यानी कि सेंचुरी आई, जो बिजनेसमैन थे वो क्या करने लगे? यूरोप के बाहरी हिस्सों में यानी कंट्री साइड मूव करना स्टार्ट हो गए थे। कौन? बिजनेसमैन। ठीक है, और वो पीजेंट्स एंड आर्टिसंस को पैसे दे दिया करते थे कि आप लोग बनाओ, जैसे मटके बनाओ, कॉर्न उगाओ और इंडिगो बनाओ, या फिर और भी बहुत सारी चीजें बनाओ, ताकि हम बाहर जो है आपका माल बेच सकें। ठीक है, और प्रॉफिट हम रखेंगे और आपको हम पहले से ही एडवांस में पैसे दे देते हैं, इस तरह, इस टाइप से। अब स्टेपल्स कौन होते थे? स्टेपल्स वो इंसान होता था जो जो
ऊन नहीं होती, उस ऊन को सॉर्ट करता था, मतलब सुलझाता था ताकि उसमें से धागा निकल सके, ऊन का धागा, है ना। पुलर कौन होता था? एक ऐसा इंसान जो कि एक कपड़े को फोल्ड करके इकट्ठा कर देता था, गैदर कर देता था। और कार्डिंग क्या होता था? कार्डिंग एक ऐसा प्रोसेस होता था जिसमें जो फाइबर्स होते हैं, जो धागे होते हैं, जो रेशे होते हैं, जैसे कि कॉटन के धागे या फिर वूल के धागे, उनको पहले अच्छे से प्रिपेयर किया जाता था बुनने से पहले, ठीक है। जैसे गोला बना दिया जाता था या फिर रील बना दी जाती थी उनको बुनने से पहले, इस टाइप से। अब आती है फैक्ट्रीज की। फैक्ट्रीज कब कब आने लग गई थी वो देख लेते हैं। सबसे पहले फैक्ट्रीज आई थी इंग्लैंड ब्रिटेन में, वो भी 1730s में। अब कितना चल रहा है? अब चल रहा है हमारा 2023, और फैक्ट्रीज कब आई थी? 1730 में, ठीक है। तो जब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग हुई तो फैक्ट्रीज जो है वो बहुत बढ़ने लग गई थी, और पूरा इंग्लिश लैंडस्केप, यानी कि पूरा, जैसे आज हम अमेरिका को देखते हैं और भी बहुत सारे देशों को देखते हैं, दुबई को देखते हैं, तो हमें ये लगता है ना, देखो कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है यहाँ पे, तो कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है ना। तो जैसे ये फैक्ट्रीज आने लग गई थी ना इंग्लैंड ब्रिटेन में, तो ऐसा लग रहा था जैसे इंग्लिश लैंडस्केप बन गया हो, इस टाइप से। और वो सबसे पहले फैक्ट्रीज किस चीज की आई थी? कॉटन की आई थी। तो पहले तो फैक्ट्रीज कब आने लग गई थी? 1730 में, ठीक है। और कॉटन की फैक्ट्रीज आई थी तो 1760 में, यानी कि ठीक 30 साल बाद, ब्रिटेन जो है ना वो कॉटन, उसके देश में कॉटन थी नहीं, तो ब्रिटेन था वो कॉटन की फैक्ट्रीज तो लगा ली, लेकिन वो कॉटन कहाँ से लाएगा एज अ रॉ मटेरियल? तो 2.5 मिलियन पाउंड कच्ची कॉटन को खरीदा करता बेसिकली इंडिया से, है ना। और ठीक 27 साल बाद, यानी कि 1760 के 27 साल बाद, यानी कि 1787 में, उसका जो इंपोर्ट था, पहले 2.5 मिलियन वो इंपोर्ट करा करता रॉ कॉटन को, अब 22 मिलियन पाउंड्स हो गए। तो देख सकते हो आप कितनी बढ़ोतरी हो गई, है ना। और फैक्टर्स, अब क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से पहले 2.5 मिलियन पाउंड वो खरीदा करता, इंपोर्ट करा करता कॉटन को, फिर सीधा 27 सालों में 22 मिलियन पाउंड कैसे वो खरीद पा रहा है? और क्यों खरीद रहा है? क्योंकि देखो, प्रोडक्शन में काफी ज्यादा चेंजेस आते रहते हैं। आज की टेक्नोलॉजी कुछ और है, अगले साल की टेक्नोलॉजी कुछ और होगी, है ना। तो नई नई इन्वेंशंस होते जा रहे थे, नए नए प्रोडक्शन के तरीके बदलते जा रहे थे, है ना, जिससे कि बढ़ोतरी हो रही थी। और ये जितने भी प्रोडक्शन के तरीके हैं वो धीरे धीरे, पहले तो सब अपने घरों में, मैंने आपको बताया ना प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में, कि पहले फैक्ट्रीज नहीं हुआ करती, सब अपने घरों में ही काम करते थे, प्रोडक्ट बनाते थे। लेकिन बाद में जो प्रोडक्शन का, उत्पादन का जो प्रोसेस था, वो फिर सीधा एक रूफ के नीचे होने लग गया, एक छत के नीचे होने लग गया, जिसको मैनेज किया जाता था, और उसी को किसका नाम दे दिया गया था? फैक्ट्रीज का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी फैक्ट्रीज आई थी, और सबसे पहले कॉटन की फैक्ट्रीज आई थी, और कहाँ पर आई थी? सबसे पहले इंग्लैंड ब्रिटेन में आई थी। और ये एक स्टैट्स भी बताया हुआ है आपको कि ब्रिटेन पहले इस साल में इतना इंपोर्ट कराया करता और उसके बाद इतना इंपोर्ट करवाने लगा, क्योंकि बढ़ोतरी आई थी बिकॉज ऑफ बहुत सारी इन्वेंशंस और फैक्ट्रीज का आ जाना, है ना। अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल चेंज में कितने फेज आए, 3 दौर आए इंडस्ट्रियल चेंज में। पहला दौर क्या था कि सबसे पहले फैक्ट्रीज बढ़ने लग गई थी, कॉटन जो है पहले आया फैक्ट्रीज में, धीरे धीरे मतलब 1840 तक कॉटन का सिलसिला चला। फिर कॉटन की साइड बाय साइड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी आने लग गए थे, क्योंकि 1840 से लेकर 1860s तक रेलवे की कॉलोनी सेटअप हो रही थी इंग्लैंड में, इसलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बहुत जरूरत थी। तो कॉटन के साथ साथ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी आ गई। फिर सेकंड फेज कौन सा था? नई नई इंडस्ट्रीज आ रही थी, कॉटन के अलावा और आयरन एंड स्टील के अलावा और भी नई नई टाइप की इंडस्ट्रीज आ रही थी, लेकिन वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को डिस्प्लेस नहीं कर पा रही थी। जैसे कॉटन की थोड़ी और नई इंडस्ट्री बनने लग गई कुछ नए स्टाइल से, उसके बाद आयरन एंड स्टील की थोड़ी और नए स्टाइल से बनने लगी, लेकिन वो पुरानी वाली को डिस्प्लेस नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनके अंदर एक तो 19th सेंचुरी के एंड तक 20% से भी कम इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोग आ रहे थे, मतलब लेबर की काफी ज्यादा कमी हो रही थी तब के टाइम में। क्यों? क्योंकि नई इंडस्ट्रीज में, चल पुरानी इंडस्ट्री में, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में तो सब हाथ से ही काम हुआ करता, लेकिन धीरे धीरे मशीन्स भी आ रही थी, है ना। मशीन्स आ रही थी तो लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं थे, तो उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीन चलाना नहीं आ पा रहा था, तो इसलिए कम लोग फैक्ट्रीज में काम किया करते हैं ना। तो इसलिए बोल रहे क्योंकि उन्हें मशीन चलाना नहीं आया करता, सेटअप समझ में नहीं आता था, तो न्यू इंडस्ट्री जो है वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को डिस्प्लेस नहीं कर पाई, मतलब गायब नहीं कर पाई, और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो है वो वहीं पे टिकी रही। न्यू इंडस्ट्री में ज्यादा लोग काम नहीं करते थे बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट, है ना।
और थर्ड फेज कौन सा था, जो दूसरी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उसमें स्टीम पावर या फिर मेटल इंडस्ट्री का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेटल इंडस्ट्री मतलब लोहे की इंडस्ट्री, और लोहा जो है वो मशीन्स बनाता है बेसिकली, है ना। तो मशीन जो है वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में आती ही नहीं थी, क्योंकि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में सब कुछ हाथ से काम होता था, है ना। वहां पे लोग बाग मशीन को यूज ही नहीं करते थे। तो मेटल इंडस्ट्री का प्रभाव ट्रेडिशनल इंडस्ट्री पे नहीं पड़ पाया। और स्टीम पावर मतलब कि स्टीम से जो बिजली बनती थी उसका भी कोई काम ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में था नहीं, क्योंकि सब कुछ काम हाथ से होता था, बिजली का कोई नीड ही नहीं थी। तो ये जो स्टीम पावर और मेटल इंडस्ट्रीज है, ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस नहीं जमा पा रही थी। लेकिन हावेवर वो ऐसा नहीं था कि इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे, वो एक्टिव भी थे, है ना। और जो ऑर्डिनरी और स्मॉल इनोवेशंस थी वहां पर भी हमें ग्रोथ देखने को मिली थी इन नॉन मर्चेंडाइज सेक्टर। नॉन मर्चेंडाइज सेक्टर कौन सा होता था, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग का काम, पॉटरी का काम, बिल्डिंग, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग, इम्प्लीमेंट्स का प्रोडक्शन। तो ये सारे के सारे नॉन मर्चेंडाइज सेक्टर थे, और ये ऐसे सेक्टर हैं जहां पर हमें थोड़ी थोड़ी ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही थी। और फोर्थ फेज क्या था, जिसमें धीरे धीरे थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, एक तो मशीन्स और नई टेक्नोलॉजी इतनी एक्सपेंसिव थी कि कौन खरीदेगा, है ना। मशीन जो है वो जल्दी टूट जाया करती और उन्हें रिपेयर करवाते थे तो बड़ी कॉस्टली होती थी। और जैसे इन्वेंटर्स होते थे मशीन के, वो क्लेम तो बड़ा करते थे कि हमारी मशीन ऐसी है, हमारी मशीन वैसी है, पर वो इतनी अच्छी मशीन निकलती नहीं थी, है ना। तो इसकी ये था फोर्थ फेज। तो इस तरीके से जितनी भी मैंने आपको स्टोरीज बताई है कि पहले धीरे धीरे इंग्लैंड में आई 1730s में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, पहले कॉटन की आई, फिर आयरन एंड स्टील की आई। उसके बाद नई इंडस्ट्री ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को डिस्प्लेस नहीं कर पाई, कम लोग न्यू इंडस्ट्रीज में जा पा रहे थे क्योंकि इन्हें नॉलेज नहीं थी कि नई मशीन्स को कैसे चलाना है। उसके बाद धीरे धीरे जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी उसके ऊपर मेटल और स्टीम पावर इंडस्ट्री का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, और बाकी की जो छोटी मोटी इंडस्ट्री है उनमें भी ग्रोथ देखने को मिल रही थी। और फोर्थ फेज में हमने पढ़ा कि धीरे धीरे मशीन्स आ रही थी, टेक्नोलॉजी आ रही थी, लेकिन मशीन भी खराब निकल रही थी और इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी, है ना। अब आगे देखो, तो इतना मैंने आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट देखो, रीजन फॉर द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज रैपिड। अब क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो जैसे इतनी सारी इंडस्ट्रीज बढ़ रही हो तेज से क्यों बढ़ रही है, क्योंकि सबसे पहले एक तो कॉटन आ गया, ठीक है। कॉटन से फिर टेक्सटाइल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़े की जो इंडस्ट्री है वो पूरी सेटअप होने लग गई थी। और ये ना चेंजिंग इंडस्ट्री है, पहले हाथ से काम होने लग गया, फिर धीरे धीरे मशीन से काम होने, फिर धीरे धीरे हैंडलूम आ गया, मतलब हाथ से ही चलने वाली मशीन, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक हैंडलूम आ गया, उसके बाद और एडवांस मशीन आ गई। तो टेक्सटाइल मार्केट जो वो चेंजिंग है, पहले कॉटन था, फिर सिल्क आ गया, फिर उसके बाद सिंथेटिक सिल्क आ गया, इस तरीके से। ऑर्डिनरी और जो स्मॉल इनोवेटर्स होते थे नॉन मर्चेंडाइज सेक्टर में, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पॉटरी, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग और प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स, और जो ऑर्डिनरी या स्मॉल स्मॉल इनोवेटर्स जो होते थे, जो काम करने वाले होते थे, वो इन सारी इंडस्ट्रीज में काम करके ग्रोथ दिखाते थे। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस धीरे धीरे हो रहे थे, वो इतनी ज़्यादा तेज नहीं फैल पा रहे थे क्योंकि वो टिकाऊ नहीं थी एक तरीके से, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट हमने पढ़े वो किस चीज़ के थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी जल्दी जल्दी कैसे फैल पा रहा है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे। वाई न्यू इंडस्ट्री कुड नॉट डिस्प्लेस ओरिजिनल ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। तो बार बार वही सारे टॉपिक्स आए जा रहे हैं कि नई इंडस्ट्रीज जैसे आ रही थी तो वो पुरानी इंडस्ट्रीज को क्यों नहीं डिस्प्लेस कर पाई, क्योंकि एक तो लोग काम करने वाले कम है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इंडस्ट्री मतलब सबसे पहले लोग जो है वो एग्रीकल्चर में ही लगा करते थे। इंडस्ट्री नई नई आई थी तो वहाँ पे लोग कम काम करा करते, और नई नई इंडस्ट्रीज में भी मशीन थी तो उन्हें चलानी नहीं आती थी। तो नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन द इंडस्ट्री इज लेस, पहले तो एक तो ये था, ठीक है। स्लो चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बार बार बदलती थी तो नई टेक्नोलॉजी को सीखने में भी टाइम लगता था, है ना। क्लॉथ इंडस्ट्री जो है वो बदलाव आ जा रहा था, पहले हाथ से बनती थी, फिर वो हैंडलूम आ गई, फिर इलेक्ट्रिक हैंडलूम आ गई, उसके बाद फिर बाकी न्यू न्यू मशीन्स आई जा रही थी। टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी, और आप लार्ज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज डन इन हैंडलूम्स, और सबसे ज़्यादा तो हैंडलूम्स में ही प्रोडक्शन हुआ करता, तो मशीन्स क्यों लगवा पाएंगे। इसलिए ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ऐसी थी जहाँ पर लेबर काम करा करती थी, हाथ से काम करा करती थी, किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं थी, कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं थी, टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में सब कुछ टिक टिक टिक, सब कुछ पॉजिटिव था, लेकिन नई इंडस्ट्रीज जो वो टिक नहीं पा रही थी, ठीक है। तो अब आगे देखो कुछ फैक्टर्स की वजह से जो मैंने आपको बता दिया।
हैंड लेबर और स्टीम पावर का अब हम बात करेंगे। विक्टोरियन ब्रिटेन में कोई भी शॉर्टेज नहीं थी लेबर की, लेबर बहुत भरपूर थी क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा थी लेबर्स की, तो इसलिए उनकी जो वेजेस थी वो भी बहुत ज़्यादा कम थी, ठीक है। उनकी सैलरी बहुत कम थी, अगर मान लो लेबर बहुत मुश्किल से मिल रही थी तो उन्हें मुंह मांगी रकम मिल जाती, बट क्योंकि लेबर बहुत ज़्यादा थे इसलिए उन्हें कम रकम मिला करती। और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो मशीन्स अपनी फैक्ट्रीज में नहीं लाना चाह रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि हम तो ह्यूमन लेबर से ही काम करवाएंगे, मशीन लगाएंगे तो उसमें तो बहुत पैसा लग जाएगा हमारा, ठीक है। और मार्केट में जो डिमांड थी ना वो ऐसे गुड्स की हुआ करती, वो ऐसे सामान की हुआ करती जिसमें बहुत अलग सा अजीब मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा डिजाइन, और वो कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन किसी मशीन से नहीं बन सकता, सिर्फ हाथ से ही बन सकता था, ठीक है। तो इसलिए लोग जो है वो मतलब बिजनेसमैन जो है वो मशीन्स नहीं लगवाना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद इसलिए वो जो हैंड लेबर थे उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट थे, है ना। और बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट सिर्फ हाथों से ही बना करते लेबर के, है ना। और मशीन्स जो थी, मशीन्स अगर सेटअप करनी है तो वो तब सेटअप हो सकती है जब सभी इंसानों को एक ही टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, तब मशीन्स लग सकती हैं। अदरवाइज अगर सबकी डिमांड अलग अलग है तो फिर मशीन सेटअप नहीं हो सकती, तब हैंड लेबर ही चाहिए होगी, है ना। अब वर्कर्स की लाइफ कैसी थी? अब वर्कर्स की लाइफ कैसी थी? बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। इतने सारे सप्लाई थी वर्कर्स की तो इसलिए जॉब की भी बहुत कमी थी और वेजेस भी बहुत ज़्यादा लो थी, ठीक है। और जॉब भी उन्हीं की लगती थी जिनके मान लो किसी रिश्तेदार के थ्रू लग गई, किसी फ्रेंडशिप के नेटवर्क से लग गई, वैसे जॉब लगनी बहुत मुश्किल हुआ करती। और अगर किसी की जॉब लग भी गई तो सीजनल हुआ करती, और बाकी सीजन तो काम के बिना ही बैठना होता था, मतलब लग गई तो दिक्कत, ना लगी तो दिक्कत, है ना। और रियल वेजेस तो इतनी ज़्यादा कम थी कि एकदम गरीबी के बराबर ही थी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा डर तो इसका था कि अगर सीजन का काम है तो बाकी जो टाइम होगा उसमें हम क्या करेंगे, कैसे कमाएंगे खाएंगे, है ना। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, 1840s के बाद थोड़ी बहुत नौकरी की अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉटन के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आने लग गई थी। क्यों आने लग गई थी? क्योंकि रेलवेज बढ़ रहे थे, है ना, रेलवेज बढ़ रहे थे, और भी काफी ज्यादा सेटलमेंट हो रही थी, बिल्डिंग एक्टिविटीज, रोड चौड़े करना और टनल्स की खुदाई करना, ड्रेनेज सिस्टम को बनाना, सीवर को बनाना, तो उसमें फिर क्या हुआ, लोगों को नौकरियां ज्यादा मिलने लग गई, ठीक है। अब क्या हुआ, व्हाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट इन द 19th century यूरोप प्रेफर हैंड लेबर ओवर द मशीन? अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि क्यों 19th century में इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते थे या फिर फैक्ट्री वाले जो होते थे वो हैंड लेबर के ऊपर डिपेंडेंट थे, मशीन के ऊपर वो मशीन नहीं लगवाना चाहते थे। तो अब आप बताओ, मैंने आपको इतनी बार बताई, एक तो मशीन्स महंगी होती थी, टेक्नोलॉजी भी महंगी होती थी, और जितना मैन्युफैक्चर क्लेम करते थे कि हमारी मशीन बहुत इफेक्टिव है, उतनी मशीन इफेक्टिव नहीं थी। और डिमांड जो थी गुड्स की वो ऐसी थी कि कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन चाहिए होते थे लोगों को, बट कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन जो है वो हैंड लेबर से ही बन सकते हैं, किसी मशीन से नहीं बन सकते। मशीन से सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन सकता है फॉर मासेस ऑफ पीपल, ठीक है। और कोई शॉर्टेज नहीं थी ह्यूमन लेबर की भी, है ना। और सीजनल इंडस्ट्री थी तो इसलिए बेटर था, अगर सीजन का काम है तो फिर बेटर यही रहा कि हम लेबर को ही बुला ले, क्योंकि सीजन के काम के लिए इतनी भारी रकम मशीन पे क्यों स्पेंड करना, है ना। तो इस तरीके से उसके बाद हम बात करेंगे कि स्पिनिंग जेनी क्या होती है। स्पिनिंग जेनी एक मशीन है जिसको इन्वेंट किया था जेम्स हारगेव्स ने 1764 में। ये स्पिनिंग का यानी कि एक तरीके से स्पिन करने का काम करती थी, और जिससे कि बहुत ज्यादा लेबर की डिमांड जो है वो कम हो गई थी, ठीक है। स्पिनिंग का क्या मतलब होता है, जैसे कोई कॉटन का कपड़ा, कोई कॉटन है या फिर कोई रेयॉन है, उसको धागे में बदलना, ठीक है। तो ये होता था स्पिनिंग, और स्पिनिंग का काम कौन करा करती? स्पिनिंग जेनी, ठीक है। जिससे कि जो लेबर की जैसे मशीन आएंगी तो लोग बाग की नीड तो इतनी ज्यादा रहेगी नहीं, है ना। तो अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज की, कॉलोनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे कैसे होने लग गई। अब हमने इतना टाइम तो यूरोप की बात कर ली, लेकिन अब हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में मशीन्स वगैरह कब आई, इंडस्ट्रीज वगैरह कब आई, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडियन टेक्सटाइल की एज। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, इंडिया में जो कपड़ा था उसकी एज क्या थी? तो इंडिया बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री, मशीन इंडस्ट्री से पहले की बात अब ये हम करेंगे। तो इंडिया का जो सिल्क होता था और गुड होता था वो इतनी बेस्ट क्वालिटी का होता था कि पूरे विश्व में इंडिया के कॉटन और सिल्क की जय जयकार होती थी। इंटरनेशनल मार्केट में हमारे इंडिया का कॉटन और सिल्क छाया हुआ था, राज करते थे। इंडिया से इतनी फाइन वैरायटी आती थी कॉटन की और सिल्क की कि आर्मेनिया और पर्शियन के जो बिजनेसमैन होते थे वो इंडिया से ले जाके
अफगानिस्तान, पर्शिया और सेंट्रल एशिया में बेच के आया करते हैं ना। इंडिया में कौन कौन से पोर्ट्स अच्छे थे उस टाइम पे, फेमस थे पोर्ट्स, यानी कि बंदरगाह जहाँ पर शिप्स वगैरह खड़े होते हैं, वो एक्सपोर्ट का काम करते थे, बेचने का काम करते थे दूसरे दूसरे देशों में। तो कौन से थे? सूरत जो कि गुजरात में है, मासूलीपट्टनम और हुगली, ठीक है। और बहुत सारे जो इंडियन मर्चेंट्स हुआ करते हैं, जो बिजनेसमैन हुआ करते हैं, जो बैंकर्स हुआ करते हैं, वो एक्सपोर्ट का काम करा करते हैं ना। एक्सपोर्ट यानी कि बेचना दूसरे दूसरे देशों में। अब दो टाइप के मर्चेंट होते थे, दो टाइप के बिजनेसमैन होते थे। एक तो सप्लाई मर्चेंट जो कि सप्लाई का काम करते थे, गुड्स बना बना के सप्लाई करते थे। और एक होते थे एक्सपोर्ट मर्चेंट जो दूसरे देशों में बेचने का काम करा करते। तो जैसे सप्लाई मर्चेंट जो है अपना सारा का सारा सामान जो है वो बंदरगाह या फिर पोर्ट पे लेके आया करते। कौन से पोर्ट पे? सूरत, मासूलीपट्टनम और हुगली पोर्ट पे, है ना। अपना सामान लेके आया करते बेचने के लिए। तो फिर जो एक्सपोर्ट मर्चेंट हुआ करते, जिनका काम दूसरे देशों में भिजवाना था सामान को और बेचना था, तो एक्सपोर्ट मर्चेंट जो है सप्लाई मर्चेंट के पास जाया करते कि हाँ जी आपका कितना प्राइस है, थोड़ा बहुत प्राइस के साथ नेगोशिएशन करते थे, कम कराते थे, उसके बाद सामान खरीद लेते थे और वो दूसरे देशों में भिजवा देते थे विद द हेल्प ऑफ शिप, है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखो, आफ्टर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री, यानी कि 1750s के बाद बाद मशीन इंडस्ट्रीज कैसे आई, ठीक है। तो 1750s के बाद जो इंडिया में जितना भी ट्रेडिंग था, जितना भी बिजनेसमैन का रोल था, वो सब धीरे धीरे कम होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स आए जा रहे थे, यूरोपियन कंट्रीज या फिर कंपनीज जो थी वो इंडिया में राज कर चुकी थी और उनकी पावर जो वो ज़्यादा फैलने लग गई थी। जो सूरत और हुगली के पुराने पोर्ट्स थे वो डिक्लाइन यानी कि कम होने लग गए थे। और नए पोर्ट्स कौन से बन गए थे? बॉम्बे और कोलकाता, ठीक है। नया ट्रेड सिस्टम आने लग गया था क्योंकि यूरोपियन कंपनीज हम इंडिया पर राज करने लग गई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरोपियन शिप, है ना। लेकिन जो इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट था, जो कपड़े का एक्सपोर्ट हो रहा था, सिल्क का और कॉटन का जो एक्सपोर्ट हो रहा था, उसमें कोई रुकावट नहीं आई, है ना। और इंडियन टेक्सटाइल जो थी वो अभी भी ग्रेट डिमांड में थी 18th सेंचुरी यूरोप में, ठीक है। तो अब बेसिकली इस पैराग्राफ में हम ये कह सकते हैं कि जो कपड़े का एक्सपोर्ट था वो तो कम नहीं हुआ, लेकिन पोर्ट बदल गए, ठीक है, यूरोपियन के आने के बाद। और जो बिजनेसमैन थे, जो उनका रोल था बिजनेसमैन का, जैसे कि एक्सपोर्ट मर्चेंट और सप्लाई मर्चेंट, इनका काम जो है वो ठप हो गया था उनके आने के बाद, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड टू वीवर्स आफ्टर एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल कंट्रोल बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, मतलब यूरोपियन पावर्स या फिर ब्रिटिशर्स, जो भी आपका मन करे वो आप कह सकते हो। तो उसके आने के बाद वीवर्स जो बुनाई करा करते, वीव करा करते, उनका क्या हुआ, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही आई 1760s में, तब उन्होंने इंडिया का जो ट्रेड था, यानी कि खरीदने बेचने का जो व्यापार था इंडिया का, उसके ऊपर मोनोपली बनानी स्टार्ट कर दी थी। मोनोपली मतलब अपना ही कंट्रोल होना चाहिए इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का, ठीक है। तो उसके बाद जितने भी एग्जिस्टिंग जो पहले जो मर्चेंट्स हुआ करते, सप्लाई मर्चेंट, एक्सपोर्ट मर्चेंट या फिर जो ब्रोकर्स हुआ करते, वो एलिमिनेट हो गए थे, उनको हटा दिया था ब्रिटिशर्स ने और उन्होंने खुद कंट्रोल करना चालू कर दिया इंडिया के खरीदने बेचने पे, है ना। तो जो वीवर्स होते थे उनको बोला कि अब तुम लोग जो है ना किसी दूसरे का काम नहीं करोगे, सिर्फ हमारा और हमारा काम करोगे। तो इसके लिए उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पेड सर्वेंट रख लिया जिसका नाम क्या होता था? गोमास्ता। वो वीवर के ऊपर नजर रखेगा कि ये हमारा ही काम कर रहे हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का, और उसी रेट में कर रहे हैं, किसी और का तो नहीं कर रहे और सही से कर भी रहे हैं नहीं। तो इस वजह से गोमास्ता और वीवर्स के बीच में डिशुम डिशुम हो जाया करती, कहा सुनी या फिर कभी कभी मार पिटाई भी हुआ करती। और जो उन्हें प्राइस मिलता था वीवर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो बहुत ही ज्यादा कम था, ठीक है। अब गोमास्ता मैंने आपको बता ही दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पेड सर्वेंट रखा हुआ था जो कि सुपरवाइज करता था किनको? वीवर्स को। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। अब आते हैं हम मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया पे। इसकी एक लंबी कहानी है। मैनचेस्टर समझो क्या होता है? एक ऐसा कपड़ा, कॉटन का ही होता था जो कि लाइनन होता था, बेसिकली लाइंस का, ऐसे धारी वाला होता था कपड़ा, कॉटन का, वो होता है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर कहाँ से आया था? ब्रिटिशर्स से आया था। तो अब क्या हुआ, जैसे इंडिया के ऊपर किसका राज होने लग गया? ब्रिटिशर्स का। इंडिया के खरीदने बेचने के ऊपर किसका राज होने लग गया? किसकी मोनोपोली होने लग गई? ब्रिटिशर्स की या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे मैं आपको बताती हूँ। देखो,
इसके लिए मैंने थोड़े से ऐसे हौच पौच वाले नोट्स बनाए। इसमें देखो, तो जो 19th सेंचुरी थी, यानी कि 19th सेंचुरी मतलब 1801 से आगे आगे का समय, ठीक है, तो इंडिया का जो बेचना था यानी कि एक्सपोर्ट था वो तब था 33%। कितना था? 33%। लेकिन जब मिड 19th सेंचुरी है यानी कि 1850 का जब टाइम आया, तो इंडिया का जो बेचना था वो 33% से सीधा 3% पे रह गया। अब इतना कम क्यों एक्सपोर्ट हो गया? अगर हम बेचेंगे नहीं तो हम कैसे पैसे कमाएंगे? क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज था। अब ऐसा डाउनफॉल क्यों हुआ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया का जो सिल्क और कॉटन होता था वो इतनी फाइन वैरायटी का होता था कि पूरा देश इंडिया से ही खरीदता था, है ना। तो इंडिया उनको बेचा करता, वो भी सस्ते रेट पे, है ना, क्योंकि इतना अच्छा होता था। तो इंग्लैंड भी अब उसी से खरीदता था, ठीक है, इंडिया से ही कॉटन। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड पहले 2.5 मिलियन पाउंड्स कॉटन खरीदता था, फिर धीरे धीरे 27 सालों में 22 मिलियन उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पहुंच गया था इंग्लैंड का। और इंग्लैंड में ही सबसे पहले फैक्ट्रीज आई थी, वो भी कॉटन की। तो अब इंग्लैंड में दो टाइप की इंडस्ट्रीज थी कॉटन की, एक कॉटन इंडस्ट्री और एक कॉटन टेक्सटाइल। तो कॉटन इंडस्ट्रीज वाले जो होते थे इंग्लैंड के, वो इंडिया से ही कॉटन जो है वो मंगाया करते इंडिया पे। अब उन्हें कम प्राइस में कॉटन मिल जाया करती, तो उनका ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो कम प्राइस का बना करता। अब क्योंकि ये कम प्राइस में बेच रहे थे तो इनकी डिमांड ज़्यादा थी और ये प्रॉफिट कमाया जाया करते विद इन द इंग्लैंड। लेकिन इंग्लैंड में एक कॉटन टेक्सटाइल थी जो कि अपना खुद का इंग्लैंड से ही कॉटन बनाया करती और वो हाई प्राइस पे बना करती, तो इनकी डिमांड कम होती। तो ये लोग जो है कॉटन टेक्सटाइल वाले, ये अब इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग गई, बहुत ज़्यादा चिंता होने लग गई। तो ये जाते हैं सीधा इंग्लैंड की गवर्नमेंट के पास और वो कहते हैं कि तुम सारा का सारा कॉटन तो इंडिया से मंगवा रहे हो, इंडिया से इम्पोर्ट करा रहे हो, तो हमारा कौन खरीदेगा? हमारे की तो डिमांड ही नहीं बढ़ रही। अपने देश का भी तो कुछ करो ना। इनका तो बिक रहा है सारा का सारा इंडस्ट्री वालों का, हमसे ये इंडस्ट्री वाले खरीद नहीं रहे, डायरेक्ट लोग इन्हीं से खरीद रहे हैं, हमसे तो कोई खरीद ही नहीं रहा क्योंकि हमारे ज़्यादा प्राइस बन रहा है। तो इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट होती थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंपोर्ट कराना इंडिया से बंद कर दिया, इंडिया से खरीदना बंद कर दिया। और उनको कहा कि अगर इंडिया वाले हमारे यहाँ पर कॉटन बेचेंगे भी तो उन्हें साथ ही साथ इंपोर्ट ड्यूटी भी देनी पड़ेगी। तो अब इंडिया बेचेगा क्यों इंग्लैंड में जब उन्हें एक्स्ट्रा पैसे दे के एक्सपोर्ट कराना पड़ रहा है, तो है ना। तो इसलिए अब जो है इंग्लैंड खरीदेगा नहीं, तो इसलिए इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो 33% से लेकर 3% आ गया, क्योंकि अब इंडिया बेच ही नहीं पा रहा था। अब क्या हुआ, जो ये ब्रिटेन वाले थे वो ये भी कहने लगे, अब ब्रिटेन वाले यानी कि इंग्लैंड वाले वो ही राज कर रहे थे इंडिया पे। इंडिया की मोनोपली, इंडिया का जो ट्रेड था वो किसके हाथों में था? ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे कॉटन टेक्सटाइल वाले इंडिया के, ये कहने लगा कि हम जो अभी बना रहे हैं अपने देश का प्रोडक्ट, तो वो तुम इंडिया में बेचो और जिससे कि हमें डबल मुनाफा होगा, ठीक है। तो अब जो वहाँ के इंग्लैंड के जितने भी मर्चेंट्स थे वो सारा का सारा सामान जो है वो इंडिया में भेज दिया करते हैं, अपना मैनचेस्टर भी, जिससे कि इंडिया का जो मार्केट था वो सारा फॉरेन गुड से भर गया था। इतनी बात समझ में आई? इस तरीके से मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया की स्टोरी थी। अब जो इंडिया के वीवर्स थे उसी टाइम उनको दो प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी। एक तो इंडिया की जो बेचने वाली मार्केट थी, एक्सपोर्ट मार्केट थी, वो बिल्कुल ही लाइक कोलैप्स हो गई थी, ठीक है। एंड जो इंडियन की मार्केट थी, लोकल मार्केट थी, वो भी बिल्कुल ही सिकुड़ गई थी क्योंकि सब कुछ मैनचेस्टर से ही भर गया था, है ना। अब फिर धीरे धीरे वॉर छिड़ गया था, सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर 1 वगैरह ये सब छिड़ गए थे। तो कॉटन की पहले जो ब्रिटेन था वो सबसे पहले इंडिया से वो खरीदा करता कॉटन, लेकिन धीरे धीरे उसने इंडिया से छोड़ के यूएस से खरीदना चालू कर देता। अब जैसे ही वॉर हुआ तो यूएस तो लग गया वॉर में, जिससे कि अब यहाँ से कॉटन की सप्लाई कट हो गई और वापस से ब्रिटेन ने इंडिया से अपना कॉटन खरीदना चालू कर दिया। अब जो रॉ कॉटन वो खरीदने लगे इंडिया से, तो इंडिया के एक्सपोर्ट फिर से बढ़ गए। लेकिन अब महंगाई बढ़ गई थी काफ़ी ज़्यादा इंडिया में, जिससे कि जो वीवर्स होते थे जिनको ईस्ट इंडिया ने अपॉइंट कर रखा था उनको बड़ी दिक्कत होने लग गई, महंगाई बढ़ गई। अब वीवर्स को तो खुद के दम पे बाहर से कॉटन खरीद के लाना है, वीव करके फिर ईस्ट इंडिया वालों को देना है, और फिर ईस्ट इंडिया बदले में उन्हें थोड़े बहुत ही पैसे दिखाती है, ठीक है। तो इसलिए वीवर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी रॉ कॉटन खरीदने के लिए, ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा महंगी थी, ठीक है। सो हाउ डिड द एडवेंट ऑफ मैनचेस्टर क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द इंडियन वीवर्स? तो जैसे मैनचेस्टर आया हमारे इंडिया में,
ब्रिटिशर्स का, तो ये इंडियन वीवर्स को कैसे दुख पहुंचा रहा था या फिर कैसे परेशान कर रहा था। एक तो इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो गया था, बेचना कम हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी खुद देखती थी पहले कपड़े को, उसके मतलब प्रेशर डालती थी कि पहले हम चेक करेंगे तुम कैसा कपड़ा बना रहे हो वीवर्स को। और लो कॉस्ट होती थी, मतलब जिस दाम पे वीवर्स उन्हें बेचा करते वो बहुत कम कॉस्ट का होता था। लोकल मार्केट बहुत कम होने लग गई थी और गुड क्वालिटी का कॉटन फाइबर अब अवेलेबल नहीं था। अब फैक्ट्रीज आने लग गई थी। जो फर्स्ट कॉटन मिल थी वो बॉम्बे में आई 1854 में, और लेकिन उसके अंदर प्रोडक्शन 2 सालों बाद हुई है, इंडिया की बात हो रही है। और उस सेम टाइम पे जूट मिल्स भी आने लग गई बंगाल में, और वो फर्स्ट सेटअप हुई थी 1855 में। नॉर्थ इंडिया में जो एल्गिन मिल था उसने स्टार्ट किया कानपुर में 1860 में, और उसके बाद एक एल्गिन मिल थी नॉर्थ इंडिया में, वो स्टार्ट हुई थी कानपुर में 1860 में। और फर्स्ट कॉटन मिल 1 साल बाद पहली कॉटन मिल अहमदाबाद में सेटअप हुई थी, है ना। और अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं, बिजनेसमैन, वो कौन कौन से थे ये बात देख लेते हैं अब हम, है ना। तो जैसे ही लेट 18th सेंचुरी थी तो इंडिया, जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया के अंदर, उन्होंने एक्सपोर्ट करना यानी कि बेचना स्टार्ट कर दिया था। क्या, ओपियम। किसको बेच रहे थे वो, ओपियम एक टाइप की ड्रग होती है, वो चाइना को बेच रहे थे और बदले में चाइना से चाय मंगा लेते थे और अपने इंग्लैंड भिजवा देते थे। बंगाल में जो द्वारकानाथ टैगोर है, उन्होंने अपनी किस्मत जगा ली। कैसे, क्योंकि अब जो ब्रिटिशर्स थे वो चाइना को ओपियम बेच रहे थे, तो उसके थ्रू द्वारकानाथ टैगोर ने, जो चाइना को, चाइना के साथ ट्रेडिंग हो रही है वहां से उन्होंने थोड़ी बहुत पैसे कमाए और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की और 6 जॉइंट स्टॉक कंपनी सेटअप कर दी थी 1830 और 1840 में। और बॉम्बे में जो पारसीज थे जैसे कि दिनशॉ पेटेट और जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, उन्होंने बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर बना दिए इंडिया में, और बाय एक्यूमुलेटिंग देयर वेल्थ। और उन्होंने वो वेल्थ कहाँ से इकट्ठी करी, एक्यूमुलेटिंग मतलब इकट्ठी की, कहाँ से पैसा इकट्ठा किया, जो चाइना को एक्सपोर्ट हो रहा था ओपियम, और जो कॉटन जो थोड़ा बहुत बेचा जा रहा था इंडिया को, इंग्लैंड को आफ्टर दी वॉर, है ना। तो उस टाइम पे से उन्होंने पैसा कमा के और तब उन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर स्टार्ट कर दिए थे। अब ये वर्कर्स जो मिल्स में, फैक्ट्रीज में काम करते हैं वो कहाँ से आते हैं, जो आसपास की डिस्ट्रिक्ट होती है वहां से आते हैं। जैसे कि रूरल इंडिया में बहुत सारे पीजेंट और वर्कर्स होते थे जिनको काम नहीं मिलता था, तो वो इंडस्ट्री में काम करने लग जाते थे। जैसे कि बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्रीज में वर्कर्स कहाँ से आते थे, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से, है ना। उन इंडियन वर्कर्स की कंडीशन कैसे थी, थोड़ी सी बेकार थी, क्योंकि बहुत सारे मिल वर्कर्स जो होते थे वो अपने घर नहीं जा पाते थे जब हार्वेस्ट का टाइम होता था। और जॉबर्स जो होते थे, जॉबर एक पोजीशन होती है, अभी आगे बताऊंगी, वो वर्कर्स की लाइफ को कंट्रोल क्या करते हैं। अब जॉबर एक ऐसा इंसान होता है, जैसे मान लो मैं किसी मिल में बहुत लंबे टाइम से काम कर रही हूँ, 15 20 30 सालों से, मेरे ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो गया कंपनी वालों का, तो मुझे जॉबर बना देते हैं। और मैं क्या करूँगी, अगर जैसे कंपनी में कोई भी वैकेंसी खाली है तो मैं लोग को इकट्ठे कर करके लाऊंगी और वो उस वैकेंसी को भरने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो ये रोल ऑफ जॉबर था। अब जो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो रही थी उसमें थोड़ी बहुत स्ट्रेंजनेस थी। क्या स्ट्रेंजनेस थी, ये देखो, जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी थी, जितनी भी यूरोपियन एजेंसी थी, वो इंडस्ट्री की प्रोडक्शन को डोमिनेट, कब्जा करके रखती थी। और वो सिर्फ वही गुड्स बनवाती थी हम इंडियन इंडस्ट्री से जो उन्हें बेचने होते थे। जैसे कि ओपियम हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, इंडिगो हो गया, जूट हो गया, माइनिंग हो गया, मतलब उन्हें सिर्फ अपने अपने मतलब से काम था। इंडिया की ग्रोथ कैसी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस अपने प्रॉफिट से मतलब था। और इंडियन के जो बिजनेसमैन थे उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप स्टार्ट कर दी थी करनी 19th सेंचुरी की लेट में, और वो ऐसी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे थे जो कि मैनचेस्टर के साथ compete ही नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे कि यार्न जो था वो इंपोर्ट नहीं किया जा सकता कहीं पर, मतलब नहीं किया जाता था पहले। सिर्फ इंपोर्ट क्या होते थे, इंपोर्ट क्या होता है, हम कहीं से भी कुछ खरीद रहे हैं, है ना। इंपोर्ट मतलब हम कहीं से भी कुछ खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैनचेस्टर गुड्स के साथ कोई चीज ऐसी compete ना करे, वो ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करनी स्टार्ट कर दी थी इंडियन बिजनेसमैन ने। तो यार्न जो था वो इंपोर्ट नहीं किया जाता था, ठीक है। यार्न वॉज नॉट इम्पोर्टेड, जैसे मैनचेस्टर तो इंपोर्ट किया जाता था बाय द ब्रिटिशर्स, और इंडियन मार्केट उससे फ्लडेड हो गई थी। तो यार्न जो है वो इंपोर्ट नहीं किया जाता था, कहीं से खरीदवाया नहीं जाता था। तो इसलिए पहली जो कॉटन मिल्स थी इंडिया में, वो अब क्या करने लग गई थी, फैब्रिक की जगह, मतलब कपड़े की जगह यार्न बनाने लग गई थी। यार्न मतलब कि धागा बनाने लग गई थी कपड़े की बजाय, ठीक है। तो फर्स्ट डिकेड 20th सेंचुरी में
पैटर्न जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन का थोड़ा सा बदल गया था, कपड़े की जगह अब धागा बनने लग गया था और वो लाइक एक्सपोर्ट हुआ करता। स्वदेशी मूवमेंट आया था, ये हमने नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ा था 1905 में, जब इंडियन लोगों को बोला गया कि तुम फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट करो। और अब इससे क्या होता है, फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट करने के बाद जितना भी इंडिया का प्रोडक्ट है वो फिर जाएगा, ठीक है। तो अब टेक्सटाइल की प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में होने लग गई थी, खादी के कपड़े बनने लग गए थे, ठीक है। और यार्न का जो एक्सपोर्ट होता था, बेचना होता था, वो चाइना से डिक्लाइन हो गया, क्योंकि अब यार्न से फिर से कपड़े भी प्रोडक्शन पे आ गए थे, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट में फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट हो गया था। तो जो कॉटन पीस गुड्स थे वो डबल हो गए थे 1900 और 1912 के बीच में। फिर अब आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो थी इंडिया में वो बूस्ट हो गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो वॉर करने में लगे हुए थे और नई नई फैक्ट्रीज इंडिया में आए जा रही थी, तो इस तरीके से बूस्ट हो गया था। अब इसकी बात आते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट की। अब जैसे फैक्ट्रीज की ग्रोथ हो रही थी, बहुत कम इंडस्ट्री सेंटर्स जो थे वो बंगाल और बॉम्बे में लोकेटेड थे, बहुत कम इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो बहुत ही कम वर्कर्स जो थे वो फैक्ट्रीज में काम करते थे, जैसे कि 5% 1911 में, 10% 1931 में, बाकी सारे अपनी छोटी मोटी शॉप से या फिर घरों में ही काम किया करते थे, है ना। और धीरे धीरे हैंडलूम सेक्टर की टेक्निक बदलने लग गई, हैंडलूम क्लॉथ की प्रोडक्शन बढ़ने लग गई, ऐसी ऐसी इन्वेंशन आने लग गई, मतलब टेक्नोलॉजी और मशीन में भी चेंज आती थी। फ्लाई शटल आने लग गई थी। फ्लाई शटल क्या होती है, जिसमें धागा पहले वर्टिकल रखा जाता है, फिर हॉरिजॉन्टल, और उससे फिर कपड़ा बन जाता है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड वीवर्स का काम कभी भी कम नहीं होता था, क्योंकि वो सिर्फ हाथ से ही होता था वो काम, जैसे कि साड़ी पे बॉर्डर लगाना, लुंगी बनाना, या फिर मद्रास में हैंकी बनाना, तो उन वीवर्स का काम कभी कम नहीं होता था, है ना। और उसके बाद क्या होता है, जैसे कि हाँ यही होता था। फ्लाई शटल भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करें कि एडवर्टाइजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस थी, एड की क्या इंपॉर्टेंस थी किसी भी गुड, किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल थी। हम लोगों को, नए कस्टमर्स को पता चलेगा कि हमारी मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट आए हैं, उनका क्या फ़ायदा है हमारे लिए, हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। लोगों के माइंड को शेप करने की कोशिश करते थे और उनकी नई ज़रूरत बनाने की कोशिश करते थे, कौन, एडवर्टाइजमेंट। और आज हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट ही भरे हुए हैं, न्यूज़पेपर में देख लो, मैगजीन में देख लो, यूट्यूब पे देख लो, हर जगह एडवर्टाइजमेंट की एडवर्टाइजमेंट, टीवी स्क्रीन पे भी देख लो, है ना। तो स्टार्टिंग से ही, जब से इंडस्ट्रियल एज भी आई है, तब से ही एडवर्टाइजमेंट जो है इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, और नए कस्टमर के माइंड को ये शेप भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनली हमारे जो चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप आपको मेरे समझाया हुआ काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो भी समझ में आई होगी। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।